गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ग्लिसरॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे और ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी। उससे आगे हम देखते हैं ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हुए सोडियम के साथ अभिक्रिया पढ़ ली थी, HCl के साथ पढ़ ली थी, PCl के साथ पढ़ ली थी, HBr के साथ पढ़ ली थी, फास्फोरस प्लस Br2 के साथ पढ़ ली थी, HI के साथ पढ़ ली थी, फास्फोरस प्लस I2 के साथ पढ़ ली थी। HCl और HBr की अभिक्रिया सेम थी, PCl5 और फास्फोरस प्लस Br2 की अभिक्रिया सेम थी, HI और फास्फोरस प्लस I2 की अभिक्रिया इन दोनों से कुछ अलग थी, वो हमने बात कर ली थी। अब रासायनिक गुणधर्म में रासायनिक अभिक्रियाओं में नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे HNO3 के साथ। HNO3 से अभिक्रिया देखिए, HNO3 से अभिक्रिया कैसे होती है? HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। HNO3 और H2SO4 के मिश्रण को नाइट्रिक कारक अभिकर्मक कहते हैं, यानी नाइट्रीकरण अभिकर्मक कहते हैं। यानी कि ये जो मिश्रण है ये NO2 जोड़ देगा, काम करता है। क्या जोड़ता है? NO2। यानी इन दोनों की अभिक्रिया से NO2+ बनता है और वो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव स्पीशीज को हटा करके वो जुड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लें कि इन दोनों की अभिक्रिया से बनने वाला NO2+ जो प्लस किसी भी प्लस वाले को H+ को हटा करके उसकी जगह भी जुड़ सकता है। चलिए देखते हैं। तो 3 HNO3 हमने लिया तो 3 NO2+ बनेगी और वहां से 3 H+ को हटा देंगे और 3 H+ को हटाने के बाद देखिए यहां पर जुड़ जाएंगे। देखिए ये था ग्लिसरीन और यहां पर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बन गया। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसको नाइट्रोग्लिसरीन भी कह देते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को शॉर्ट में TNG भी कहते हैं। ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक होता है, विस्फोटक होता है, इसलिए इससे युद्ध में हथियार बनाने के काम में लिया जाता है। गोलेबाजी में इसको काम में लिया जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को सेलुलोज पर जो है एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, उसके बाद वो विस्फोटक की तरह काम करता है। तो ये है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ग्लिसरीन से किस प्रकार से बनाया जाता है वो अभिक्रिया मैंने आप लोगों को बताया। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। आप लोगों को पता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल जो है, इसमें भी OH समूह है, तो ये भी एक अल्कोहल ही तो है। तो ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके किस तरह से रिएक्शन करता है, वो क्या क्या बनेगा वो देखिए, उसके बाद हम करेंगे। अगर इसकी अभिक्रिया कार्बोक्सिल अम्ल के एक अणु के साथ होती है तो मोनो एस्टर बनता है, ग्लिसरॉल मोनो एसीटेट। देखिए देखिए ये अभिक्रिया जो होगी उसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं।
ये CH3COOH को मैंने इस तरह से खुल के लिख दिया, यहां से H और यहां से OH। देखिए तो CO CH3OH और देखिए पहला ग्लिसरॉल मोनो एसिड, ये बन गया ग्लिसरॉल मोनो एसिड। अगर हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक मॉलिक्यूल लिया है, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का दूसरा मॉलिक्यूल अगर और ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, तो अभिक्रिया फिर से हो जाए और फिर से दूसरे OH पर हो। अब देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, जब हमने सोडियम के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी तो हम बता चुके हैं कि अल्फा कार्बन परमाणु वाले जो OH होते हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं। जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो एसिटेट के वो H+ यानी ये H और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टूटने वाली अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल पहले 1 डिग्री अल्कोहल पे रिएक्शन होगी और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो दूसरे 1 डिग्री मॉलिक्यूल पे होगी या दूसरे 1 डिग्री अल्कोहल पे होगी। तो यानी कि अल्फा फिर अल्फा डैश पे रिएक्शन होगी। चलिए हमने दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल और लिया और लेते ही हम दूसरी रिएक्शन 2 बार होगी और दूसरी बार किस पे होगी अल्फा डैश पे। पहली बार अल्फा कार्बन पे हुई और दूसरी बार अल्फा डैश पे होगी, यानी दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल थे। चलिए 1 डिग्री अल्कोहल परमाणु पे 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप पे हुई। अभी बीटा कार्बन पे नहीं हुई, बीटा कार्बन पे सबसे लास्ट में अभिक्रिया होती है। अगर हम इसके साथ में एक बार फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लें, एसिटिक अम्ल का एक अणु अगर वो ले लेते हैं तो वो तीसरे अल्कोहल पे यानी 2 डिग्री अल्कोहल पे यानी बीटा कार्बन परमाणु पर भी रिएक्शन हो जाएगी और ट्राई एसिटेट हमको प्राप्त हो जाएगा। ग्लिसरॉल का ट्राई एसिटेट हमको मिल जाएगा। तो ये जो बना था ये था ग्लिसरॉल डाई एसिटेट। अगर हम इसकी एक बार फिर से अभिक्रिया करवाएं तो ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट हमको मिल जाएगा। और देखिए जो बचा हुआ OH एक बच रहा था उस एक OH पर भी क्या हो रही है अभिक्रिया हो जाएगी। और ये बन गया ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट हम। यानी कि ग्लिसरॉल की हम अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्लिसरॉल मोनो एसिटेट बनता है, 2 के साथ करवाते हैं तो ग्लिसरॉल डाई एसिटेट बनता है। ग्लिसरॉल डाई एसिटेट जो बनता है वो अल्फा अल्फा डैश बनता है। और अगर 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट बनता है। ये सभी OH समूह जो है वहां पर एसिटेट ग्रुप बन जाता है, एस्टर ग्रुप बन जाता है। चलिए ये थी एस्टर के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले। ऑक्सैलिक अम्ल से अभिक्रिया। अभी हमने एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सैलिक अम्ल से अभिक्रिया। देखिए ऑक्सैलिक अम्ल से अभिक्रिया कैसे होती है। COOH इसको ऑक्सैलिक अम्ल बोलते हैं, ये ऑक्सैलिक अम्ल है। इसके साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है वो देखिए। ये ग्लिसरॉल इसके अभिक्रिया अगर ऑक्सैलिक अम्ल से करवाते हैं, देखिए
देखिए इसको मैंने ऐसे लिखा COOH COOH। अगर हम अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया करवा रहे हैं ये 110 डिग्री से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर करवाई जाती है ऑक्सैलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाता है, यानी जल का अणु बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है बाहर? जल का अणु बाहर निकल जाता है। देखिए, और जल का अणु बाहर निकलने के बाद यहाँ पर ये जुड़ जाएगा और बनेगा CH2CH CH2OH। ये बन जाता है। देखिए एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर बन गया। अब देखिए इससे आगे की स्थिति देखिए आप, COOH COO। देखिए एस्टर बन गया। अब आगे देखिए, ये जो एस्टर है ये स्वतः विघटित हो जाता है और विघटित होकर के यहां से देखिए CO2 अणु बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और देखिए क्या बनेगा? CH2 CH CH2 OH OH O CO H OCO। देखिए CH है, ये क्या है? CH एल्डिहाइड ग्रुप, और इधर से देखेंगे HCOO, ये एस्टर ग्रुप, एक एस्टर ग्रुप बच गया। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं इसको दोबारा से ध्यान से देखिए कि हम पढ़ रहे हैं ऑक्सैलिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की अभिक्रिया। ग्लिसरॉल होता है ये, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्सैलिक अम्ल से करवा रहे हैं, ये ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ऑक्सैलिक अम्ल को हमने ऐसे लिख दिया, तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया और उसके बाद में ये बनेगा। यहाँ से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है और CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद ये एस्टर ग्रुप हमारे सामने बच गया। देखिए अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें, H2O सारे माध्यम में हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो आप लोगों को पता है कि एस्टर के जल बटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, यानी कि यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा और देखिए बनेगा CH2 CH CH2 OH OH। ये तो ऐसे ही कैसे है, और यहाँ से OH, यहाँ O है, यहाँ पर H आके जुड़ जाएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा OH, यानी ग्लिसरॉल वापस से बन गया। वापस से क्या बन गया? ग्लिसरॉल बन गया। और साथ में ही यहाँ पर HCO और यहाँ पर OH आके जुड़ जाएगा तो HCO और OH HCOOH बन जाएगा और इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, तो यानी कि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्सैलिक अम्ल के साथ हम 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं, तो वो एक लंबी यानी रेखिक चेन से गुजरता है और गुजरने के बाद ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बन जाता है, यानी ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। इसका तात्पर्य ये कि ग्लिसरॉल जो है 110 डिग्री से 120 डिग्री पर रिएक्शन करवाते हैं, तो ग्लिसरॉल किसको? फॉर्मिक अम्ल, ग्लिसरॉल जो है वो ऑक्सैलिक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। देखिए आगे देखिए, ये तो थी 110 डिग्री से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन। अगर ग्लिसरॉल की ऑक्सैलिक अम्ल के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या होता है? देखिए ऑक्सैलिक अम्ल से करवाएंगे तो OHC COOH 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 COOH, ये ऑक्सैलिक अम्ल है। मैंने इस ऑक्सैलिक अम्ल को ऐसे लिख दिया, खोल के लिख दिया। देखिए इसकी अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाई तो यहाँ से H और यहाँ से ऑक्सैलिक अम्ल का OH चला जाएगा और ये बनेगा। ये अभिक्रिया 230 डिग्री से 260 डिग्री पर संपन्न होती है, उच्च ताप पर करवाई जाती है। तो ऑक्सैलिक अम्ल के दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल एक साथ ग्लिसरॉल के दो OH अणुओं से, दो OH समूहों से अभिक्रिया करते हैं और डाई एस्टर का निर्माण करते हैं। और देखिए बनेगा ये CH2 CH CH2
ये होती है। ये भी एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और इससे भी CO2 और CO2 दो CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और इन दोनों कार्बन पर एक एक फ्री वैलेंसी बचती है जो आपस में क्या डबल बॉन्ड बना लेते हैं। जो आपस में क्या बना ली डबल बॉन्ड बना लेंगे और बनेगा देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2O। एलिल अल्कोहल बन जाता है। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं कि ऑक्जेलिक अम्ल की 230 डिग्री से 260 डिग्री पर ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक इंटरमीडिएट बनता है जो अस्थायी होता है और दो CO2 मॉलिक्यूल के विघटन या निकाल देने के पश्चात वो एलिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की दो प्रकार से अभिक्रिया होती है। वो क्या क्या अभिक्रिया होती है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ग्लिसरॉल की अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे तो पढ़ते हुए इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।